प्रभात आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी हिंदी 2009 का पेपर। तो 2001 का भी देख लिए, 2 का भी देख लिए, 3, 4 सब देख लिए हैं, 5 का भी हो गया है। अब हम लोग को देखना है 2009 का पेपर। तो 5 के बाद सीधे अब 9 का पेपर हुआ है। ठीक, तो अब इसको देखा जाएगा। दिया है कि सही आरोही क्रम चुनिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर, अवरोही का मतलब होता है ऊपर से नीचे। तो आरोही क्रम चुनना है इसमें। तो प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। तो ये काव्य आंदोलन है। पूछा है कि इसमें से कौन पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो यही इसमें यही सही होगा आरोही क्रम, इसलिए कि छायावाद पहले आता है, फिर 1918 से 1936, फिर प्रगतिवाद है 36 से 43, फिर 43 से 51, 53 वही है। ठीक, और नई कविता 53 से माना जाता है इसको। देखिए यहाँ पे नीचे दिया भी है। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका समय सीमा भी ध्यान देना है कि 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। 36 रहता है, कहीं 38 रहता है, कहीं 20 से शुरू करता है, उसके बाद कहीं 18 से ही शुरू कर देता है। ठीक, तो बस ये ध्यान देना कि 18 से 36 1-2 वर्ष इधर उधर हो जाता है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, ये ध्यान देना है कि प्रकाशन से प्रारंभ होकर 1953 ईस्वी तक माना जाता है। 1953 ईस्वी के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि 1953 ईस्वी के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जाती है। अब पूछा है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो रसज्ञ रंजन किसकी कृति है देखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, कि आचार्य हरिजन प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, कि बाबू गुलाब राय लिखे हैं, कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। तो ये रसज्ञ रंजन जो निबंध है, ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पे द्विवेदी का नाम पड़ा है, जो सरस्वती के संपादक रहे हैं 1903 से 20 तक। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी रसज्ञ रंजन इन्हीं की रचना है, जो निबंध विधा में है। ठीक, अब देखिए रसज्ञ रंजन साहित्य सीकर कालिदास एवं उनकी कविता, ये ध्यान देना है। साहित्य सीकर है, कालिदास एवं उनकी कविता है, कौटिल्य ठाकुर एवं वनिता विलास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन है। चिंतामणि भाग 1 व 2 रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन है। ठीक, तो ध्यान ये देना है कि ये चिंतामणि जो है, ठीक, पहले विचार विधि नाम से था, तो बाद में चिंतामणि हो गया। तो इसका 4 भाग है, ये भी ध्यान देना है। चिंतामणि जो है 4 भाग में है। इसमें शुक्ल जी के निबंधों का संकलन किया गया है। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन है, ये रश्मिमांसा भी है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन अशोक के फूल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, ये ललित निबंधकार थे। तो ये अशोक के फूल लिखे हैं, विचार और वितर्क लिखे हैं, और लिखे हैं विचार प्रवाह, आलोक पर्व। इनको आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी भी मिला है। तो साहित्य अकादमी वालों तो एकदम छोड़ना नहीं है। ठीक, आलोक पर्व पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। कल्पलता है, कूटज है, और बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध ठलुआ क्लब। देखिए ये ठलुआ क्लब है, ये भी बहुत फेमस है। ठलुआ क्लब है, और फिर निराशा क्यों, ये भी फेमस है। मेरी असफलताएं बहुत फेमस है। मन की बातें, मेरे निबंध हैं। ठीक, तो इनके जो बाबू गुलाब राय के निबंध ये सब हैं। तो इसमें ठलुआ क्लब ध्यान देना है, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व ध्यान देना है कि इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, अब आगे देखा जाए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग प्रकाशित हैं। तो हम लोग आत्मकथा में ये पढ़े हैं कि आत्मकथा के इनके कितने भाग थे। ऑप्शन देख लिया जाए पहले। एक है, कि 2 है, कि 3 है, कि 4 है। तो इनके आत्मकथा कितने भाग प्रकाशित हैं, 4 भाग। ठीक, हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन, ये हालावाद के जनक माने जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, नील का निर्माण फिर 1970, और बसेरे से दूर 1973, तथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षकों से 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक, तो इनका ध्यान देना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, तथा 10 द्वार से सोपान तक। तो ये जो इसका डेट है, क्रम वाइज पूछता है कि शुरू से नेट में पूछा था कि इसका क्रम लगाइए कि पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक, तो इसका ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जब ये आत्मकथा लिखने बैठे, तो ये सोचे कि क्या लिखूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है, क्या भूलना है, क्या याद करना है।
तो सबसे पहले जब लिखे तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ, ठीक। और नील का नीवा, फिर उसके बाद फिर बसेरे से दूर। और ये ध्यान देना है कि देखिए पहला याद रखना है 10 द्वार से सोपान तक। इनके घर का नाम था एक 10 द्वार और एक घर का नाम था सोपान। तो ये लिखिए 10 द्वार से सोपान तक, तो जहाँ लास्ट में एकदम रहे वो सोपान था, ठीक। तो 10 द्वार से सोपान तक, और बीच में का नील का निवार फिर, और बसेरे से दूर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। तो इसका क्रम पूछता है कि कौन पहले है कौन बाद में, नेट में पूछा था इस साल भी। अब देखिए आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है, जो सरस्वती में प्रकाशित थी 1900 में। तो इंदुमती से है, कि नासिकेत उपाख्यान से है, कि रानीखेत की कहानी, कि यमलोक की यात्रा, ठीक। तो ये देखिए इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, और नासिकेत उपाख्यान सतल मिश्र की है, रानीखेत की कहानी इंसाला खां, और यमलोक की यात्रा किसकी रचना है, आप लोग बताइए कमेंट में। ये इंदुमती जो है इसी को माना जाता है कि हिंदी की पहली कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। तो ये ध्यान देना है कि शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट, ठीक, के आधार पर लिखी गई है। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की, रानीखेत की कहानी इंसाला खां की, एवं यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की कहानियाँ हैं, ठीक। तो यमलोक की यात्रा ये कहीं कहीं इसको निबंध भी देता है, यमलोक की यात्रा या निबंध ही दिया है इसको, ठीक। यमलोक की यात्रा नाम से राधाचरण गोस्वामी की कहानी नहीं मिलती है, ठीक। तो इसको भी ध्यान दिया जाएगा। विधा में एकदम क्लियर रखा जाएगा कि कौन क्या विधा है, नहीं तो विधा में भी गड़बड़ हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए विधा में भी। अब देखिए हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो पद्म पराग है, कि पथ के साथी है, कि 10 तस्वीरें है, कि रेखा और रंग है। तो हम लोगों को पता ही है कि पद्म पराग जो है पद्म सिंह शर्मा लिखे हैं। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता ये पद्म पराग नाम से लिखे हैं। और पथ के साथी महादेव वर्मा का रेखाचित्र है, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है, और रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा। सब ध्यान देना, ऑप्शन में जितना आता है सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हो सके अगली बार इसी को पूछते हैं कि पथ के साथी या रेखा और रंग किसकी रचना है। तो जितना ऑप्शन में रहता है उसको भी याद किया जाता है। ऑप्शन का मतलब यही होता है ना कि उस पर ध्यान गया है उन लोगों का जो पेपर बनाने वाले हैं। अब देखिए हिंदी में रेखाचित्र के प्रणयन की वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है। वे इस विद्या नहीं रहेगा, यहाँ पे विधा रहेगा, के जनक माने जाते हैं। उनका पद्म पराग नामक प्रथम रेखाचित्र संग्रह उल्लेखनीय है। महादेव वर्मा के रेखाचित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये देखिए पथ के साथी जो है ये माना जाता है कि संस्मरण है, रेखाचित्र के अंतर्गत नहीं आता है। और मेरा परिवार है, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर, एवं रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा के रेखाचित्र हैं। तो ये भी ध्यान देना है। अब देखिए शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ होता है ना, तो क्या होगा इसमें, लक्षणा होगा, कि व्यंजना होगा, कि शब्द शक्ति होगा, कि अभिधा होगा। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है उसको अभिधा कहा जाता है, ठीक। शब्द और उससे संबंधित शक्ति को इस प्रकार जाना जा सकता है। अब देखिए वहाँ पे दिया है कि शब्द और शक्ति, उसका अर्थ क्या है। तो शब्द है, अर्थ है, और शक्ति, शब्द शक्ति। तो वाचक शब्द, अर्थ है उसका वाच्य, और इसको अभिधा कहा जाता है, शब्द अभिधा शब्द शक्ति। लाक्षणिक, लक्ष्य, लक्षणा, और व्यंजक, व्यंग, और व्यंजना, ये ध्यान देना है, ठीक। तो वाच्यार्थ रहेगा तो अभिधा हो जाएगा, व्यंजना नहीं लगाना है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। अब देखिए सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें बताना है कि कौन एक है जो सही है। तो वैदर्भी माधुर्य गुण, गौड़ी में माधुर्य गुण होता है, कि पांचाली में ओज गुण होता है, कि गौड़ी में प्रसाद गुण होता है। तो इसमें एक ही बात सही है, ये सही है कि वैदर्भी में माधुर्य गुण होता है, ठीक। वैदर्भी रीति है। अब देखिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। विदर्भ आदि देशों में प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर, कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़िया ओज कांतिमयी होती है। अब देखिए ये इसमें ये भी ध्यान देना है कि गौड़ी जो रीति है ये ओज वाली होती है, ठीक। इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है। इसमें गौड़ी रीति में
मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है, ये भी ध्यान देना। इसलिए कि एक पूछा है तो हो सके आगे भी पूछ दे। इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है तथा उग्र पदों वाली यह रीति होती है। मधुर और सुकुमारता से संपन्न पंचाली रीति होती है। ठीक, तो ये भी ध्यान देना कि मधुर और सुकुमारता से संपन्न पंचाली रीति होती है। अब देखा जाए आगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है। तो रस का स्थायी भाव पूछा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक है कि रति है कि हास है कि उत्साह है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता है कि ये रति होगा। ठीक, विभिन्न रसों का स्थायी भाव इस प्रकार होता है। अभी यहाँ पे रस दिया है, उसका स्थायी भाव दिया है। तो श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है और वीर रस का उत्साह होता है। भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस का निर्वेद या वैराग्य होता है। वैराग्य भी ध्यान देना है। निर्वेद तो सबको पता रहता है, वैराग्य भी ध्यान देना है। शांत रस का, वात्सल्य रस का वात्सल। ठीक, अब देखिए आगे, अनुभाव के दो भेद होते हैं। तो अनुभाव के दो भेद कौन कौन होते हैं? कायिक और वाचिक। ये कायिक और वाचिक कि सात्विक और वाचिक, कि कायिक और सात्विक, कि सात्विक और मानसिक। तो ध्यान देना है कि कायिक और सात्विक। ठीक, ये दो जो हैं अनुभाव के दो भेद होते हैं। शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं। तो जो कायिक मतलब शरीर होता है ना, तो जो शरीर के अंदर अनुभव होता है उसको कायिक कहा जाता है। जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, तो हाथ हिल रहा है तो वो कायिक हो जाएगा। जैसे शरीर में हलचल हो रही है ना, हाथ हिल रहा है, तो वही शरीर, कायिक मतलब शरीर ही होता है। तो हाथ बढ़ाना क्या हो जाएगा? कायिक अनुभाव हो जाएगा। चितवन से अपने प्रेमी को ताकना आदि जो अनुभाव मन में आए, भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक है। सात्विक मतलब होता है कि अंदर, मन के अंदर रहेगा। ठीक, मन के अंदर भाव आएगा, उसको सात्विक कहा जाएगा। जैसे पसीना आना, रोए खड़े हो जाना। तो आदमी जैसे कुछ अंदर सोच लेगा, उसके बाद बाहर प्रतिक्रिया होगी उसकी। जैसे पसीना आ रहा है तो वही खड़ा खड़ा पसीना आ रहा है ना, कोई आदमी डर जाता है तो उसको पसीना आने लगता है। रोए खड़े हो जाना, ठीक, कँपकँपी छूटना, मुँह फीका पड़ जाना, तो ये सब सात्विक में है। ठीक, और कायिक में ये हाथ हिलाना है। ठीक है, यहाँ पे है ना हाथ बढ़ाना, तो इसको ध्यान देना है कायिक और सात्विक में। और ये भी ध्यान देना है कि यही दो होता है अनुभाव, कायिक और सात्विक। अब सही कथन चुनना है इसमें। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो इसमें सही कथन चुनना है। तो इसमें एक ही कथन सही दिख रहा है कि य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। ठीक, अर्धस्वर य और व, कहीं कहीं य और ल व मतलब चारों दिया रहता है, लेकिन य व मोस्ट है। ये दोनों ध्यान देना है कि देना य और व ये अर्धस्वर हैं। ठीक, अब देखिए ये जो दिया अवधेश का विग्रह अवध, और ये अवध प्लस ईस होगा, ये भी गलत दिया है। हिंदी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक, तो अब इसको अब आगे देखा जाए। ये तो हो गया। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना, कि प्राचीन लिपि होना, कि अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो वह देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। ठीक, और एक ध्वनि के लिए केवल एक शब्द है, एक संकेत है। ठीक, एक ध्वनि के लिए केवल एक संकेत है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है ये देवनागरी लिपि, इसको ध्यान रखना है। ठीक ना, अब आगे देखा जाए। कम कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो ये सब तो याद ही होगा, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे देख लिया जाए, ने होगा कि के लिए होगा कि से होगा कि को होगा। तो यहाँ पे दिया ही है को होगा, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। संस्कृत में संबोधन सहित विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम और चिन्ह ये हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन प्रथमा का ही भेद है। ठीक, तो संस्कृत का वो अलग ही सिस्टम रहता है। उसमें जो सब संबोधन रहता है उसको प्रथमा में ही गिन लिया जाता है, उसको प्रथमा ही मान लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है विभक्ति कारक और चिन्ह। तो प्रथमा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए या पादान से ये अलग होने के अर्थ में रहता है। संबंध का, के, की
और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक, इसको ध्यान देना है, संबोधन। अब देखिए अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप क्या है? छंद है कि अलंकार है कि रस है कि गुण है? तो अनुष्टुप एक संस्कृत का छंद होता है। ठीक, तो इसका वैदिक संस्कृत में ज़्यादा यूज हुआ है। तो अनुष्टुप जो है एक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और एक चरण में 8 वर्ण होते हैं, पूरा मिला के 32। तो इसको ध्यान देना है कि अनुष्टुप एक छंद है। ठीक, अब आगे देखा जाए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक बस कर दिया है। क्या इसमें सही है? मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ये सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मुरझाई हुआ फूल, तो मुरझाई हुआ फूल क्या होता है? ये यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है मुरझाया हुई फूल, तो यहाँ पे हुई गलत कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा, यहाँ पे ठीक है, पुनः खिल उठे दे दिया है ना। ठीक, तो ये पता नहीं क्या हो गया। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, तो ये भी गलत दिया है। चौथा में दिया है कि पुनः खिल उठे, तो यहाँ पे बहुवचन कर दिया, ये भी गलत कर दिया है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिया है अ प्लस न्यान्य कि अन्य प्लस अन्य कि अन्न प्लस न्यान, अन्य प्लस अन्न प्लस यान्य और अन्य अन्या प्लस अन्य। तो देखिए अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य। ठीक, तो अन्यान्य हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। संस्कृत साहित्य से देखिए पूछ रहा है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। तो संस्कृत साहित्य में पढ़ेंगे तो उसमें भामा की रचना है कि भारवी की रचना है कि कुंतक की रचना है कि माघ की रचना है। तो ये लोग तो मान लीजिए अलग एकदम दे दिया, ऑप्शन ही दे दिया है। इन लोगों की कोई वैसी रचना ही नहीं है महाकाव्य, इनकी भारवी की है। तो माघ की ये रचना है शिशुपाल वध। ठीक, भामाकृत कथा काव्य अलंकार, भारवीकृत किरातार्जुनीयम, कुंतकृत वक्रोक्ति जीवितम और माकृत शिशुपाल वधम रचनाएं हैं। तो ये शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माँ की रचना है। तो इसमें श्री से स्टार्ट होता है श्लोक और सर्ग, और श्री से ही खत्म हो जाता है शिशुपाल वधम। ये भी ध्यान देना है, पूछा था इससे प्रीवियस ईयर पेपर में। श्रीहर्ष का ग्रंथ है, तो श्रीहर्ष लिखे हैं संस्कृत में कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत। तो ये तो कवि का नाम ही दे दिया है हित हरिवंश। नैषध काव्य यही इनकी रचना है श्रीहर्ष की। इसको विद्वानों के लिए औषधि भी माना जाता है नैषध काव्य को। और राजतरंगिणी कलहर की रचना है और मेघदूत कालिदास। ठीक, अब देखिए श्रीहर्ष की रचनाएं निम्न है: नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ो ऋषि कुल प्रशस्ति, अर्णववर्णन। देखिए ये भी ध्यान देना है, अर्णववर्णन, छंद प्रशस्ति, प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली। तो ये जो है ना प्रियदर्शिका जो रचना है और नागानंद। ठीक, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ये यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। राजतरंगिणी कलहर की रचना है। कालिदास की रचनाएं निम्न है: रघुवंशम, ठीक, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 7 अंक है। विक्रमोर्वशीयम, मालविका, अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र के बारे में लिखा गया है। तो अब इसके आगे देखा जाए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है वही देखना है। तो दिया है कि उत धन चारणम, उच्चारणम, रामस धन टीकते, रामस टीकते, गंगा धन उदकम, गंगोदकम, सत धन चित सच्चित। तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये गंगा धन उदकम यही नहीं है। ठीक, गंगोदकम ये नहीं है।
अब आगे देखा जाए, स्वस्त्यास्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वस्त्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्ति प्लस अस्तु होगा कि स्व प्लस अस्त्यस्तु होगा कि स्वस्थ प्लस अस्तु होगा कि स्व प्लस सत्यस्तु होगा? तो इसमें स्वस्ति प्लस अस्तु हो गया। ठीक, तो यही स्वस्त्यास्तु हो जाएगा, स्वस्त्यस्तु। अब देखिए आगे, ई या ई के पश्चात ई, तो देखिए यहाँ पे ई जो दिया है यहाँ पे मूल स्वरी, ये मूल स्वरी है। मूल स्वर ई या दीर्घ स्वर ई के पश्चात मूल स्वर ई या दीर्घ स्वर ई को छोड़कर कोई और स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। इक्वल, तो यहाँ पे अड़ संधि है। ठीक, इसमें अड़ संधि है। और देखिए 20 नंबर प्रश्न, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम कर्मधारय समास है इसमें, कि दशानन में बहुब्रीहि समास है, राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास है, देवरात्रि में द्वंद्व समास है। तो ये ध्यान देना कि राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, इसमें भी द्वंद्व होगा। राम लक्ष्मणों में संस्कृत से पूछ रहा है। ठीक, संस्कृत समास है। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी का अर्थ है अव्यय हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। पहले खंड की प्रधानता होती है। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। तो ये यहाँ पे समास के बारे में बताया है, ये तो सबको पता ही होगा। अब देखिए, पृथ्वीराज रासु महाकाव्य के रचयिता हैं, तो ये शुक्ल जी इसको कहे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और इसके बताया कि जो लिखे हैं वो प्रथम महाकवि हैं। तो देखा जाए कौन लिखे इसको, तो हेमचंद लिखे हैं कि चंद्रवरदाई लिखे हैं कि परमाल लिखे हैं कि अमीर खुसरो लिखे हैं? तो पृथ्वीराज रासु कौन लिखे? चंद्रवरदाई लिखे। ठीक, हेमचंद की रचना काव्यानुशासन है। काव्यानुशासन ध्यान देना है कि हेमचंद की रचना है। परमाल जगनी की रचना है, परमाल रासो। ठीक, अमीर खुसरो की रचना निम्न है: खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल नाम से है। ठीक, तो ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अब देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तुलसीदास से हमेशा प्रश्न पूछते हैं लोग हर पेपर में, इसलिए कि फेमस को छोड़ के कहाँ जाएंगे लोग। तुलसी कबीर जैसी से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? अब देखिए, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, विक्रमादित्य ने, केशवदास ने। तो विनय पत्रिका की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, अब देखिए, ये शुक्ल जी अपने बुक में लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कि ये विनय पत्रिका किस लिए लिखी है। तो ये लिखे हैं कि कली काल जब आके इनको परेशान करने लगा तुलसीदास को, तो इन्होंने राम के जी के लिए ये विनय पत्रिका लिखी, उनकी अर्जी के लिए लिखी विनय पत्रिका। ठीक, तो ये भी ध्यान देना है कि कली काल से मुक्ति के लिए कौन रचना की है? तो विनय पत्रिका की है। ये भी प्रश्न बना है, अब बनेगा, नहीं बना होगा तो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। शुक्ल जी 12 ग्रंथ प्रामाणिक मानते हैं। दोहावली है, ठीक, कवित रामायण है, इसको कवितावली कहा जाता है। गीतावली है, रामचरितमानस है, सबसे फेमस 7 कांड है इसमें, और रामाज्ञा प्रश्न है, ये ज्योतिष ग्रंथ है। विनय पत्रिका है, ये कलिकाल से मुक्ति के लिए लिखे हैं। रामलला अछू है, पार्वती मंगल है, तो इस जानकी मंगल है, बरवे रामायण है। ये माना जाता है कि रहीमदास के अनुकरण पर लिखे हैं, जो बरवे राय का भेद लिखे हैं उस पर। और वैराग्य संदीपनी है। ठीक, ये संतों के लिए, आचरण के लिए उसमें लिखे हैं कैसा आचरण रहना चाहिए। केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। कवि प्रिया, ये केशवदास लिखे हैं, इनका अलंकार ग्रंथ है। रसिक प्रिया रस ग्रंथ है। रामचंद्र का, ये भी सोचे कि इसमें 39 प्रकार से सोचे कि हम भी लिखेंगे तुलसीदास जी की तरह। तो ये माना जाता है कि एक रात में इसकी रचना की है। कहीं कहीं मिलता है कि एक रात में इसकी रचना किए थे रामचंद्रिका की। वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है। ठीक, इस पर प्रबोध चंद्र का प्रभाव है विज्ञान गीता पे। रतन बावनी और जहांगीर चंद्रिका, इसमें जहांगीर की प्रशंसा किए हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्यशास्त्रीय पुस्तकें हैं। ठीक, तो ये सब भी ध्यान देना रहता है अंदर की, इसमें जो क्या क्या है। अब देखिए, देव कवि किस जिले के थे? तो कवि को पूछ रहे हैं कि किस जिले के थे,
मैनपुरी के थे कि बनारस के थे कि गोरखपुर के थे कि इटावा के थे। तो देव इटावा के थे। ठीक। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। भावविलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख विलास, सुख सागर तरंग। ज़्यादातर इनकी रचना में विलास लगा रहता है। ठीक। विलास तो देवता विलासी होते ही थे, तो विलास विलास लगा रहेगा ज़्यादातर इनके में, देव में। अब देखिए सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग नाम से लिखे हैं। ठीक। अब देखिए अष्टयाम, अष्टयाम नाभादास भी लिखे हैं और देव भी लिखे हैं। प्रेमचंद्रिका देव, काव्य रसायन देव। इनकी रचना याद रखना है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो धोखा देना होता है कि चाणक होना होता है कि चुगली करना कि असर ना होना। तो कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। ठीक। अब देखिए लिखा है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द है। तो अलौकिक जो लिखा है वो तो गलत लिखा है, पूछ रहा है कि उसका शुद्ध क्या होता है। तो अलौकिक होगा कि अलौकिक होगा कि अलौकिक होगा कि अलौकिक होगा। तो इसमें अलौकिक ये शुद्ध शब्द है। ठीक। वर्तनी से पूछ रहा है प्रश्न। अब देखिए नई कविता के प्रवर्तक थे। तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट है कि ये गलत होना चाहिए, इसलिए कि नई कविता तो बहुत बाद में आई ना। नई कविता के प्रवर्तक लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो नई कविता से ये लोग समझ लिए हैं कि जैसे ऑप्शन के हिसाब से भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा दिया जाएगा। ठीक। तो वही नई कविता जो तार सप्तक के बाद वाली है, प्रयोगवाद के बाद वाली, वो वाली कविता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र लगा दिया जाएगा। ऑप्शन में तो अब आंसर में तो यही लगाना पड़ेगा। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या दिया है। कवि होने के साथ ही भारतेंदु पत्रकार भी थे। कवि वचन सुधा, ये कवि वचन सुधा 21 में है। कवि वचन सुधा 68 में ना, 1868 में निकाले कवि वचन सुधा। और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। उनकी काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा और प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि ये वेणुगीत भी है, तो ये इनकी सब रचना दिया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये प्रश्न थोड़ा विवादित है। अब आगे देखा जाएगा। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद क्या रीतिकाल की पूरी वही भाषा रही है। तो पूछ रहा है क्या रही, अवधी रही है कि खड़ी बोली कि ब्रज कि मैथिली। तो ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। ठीक। घनानंद। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलवल्ली और कृपाकंद। ठीक। तो घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। अतिथि का पर्यायवाची है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। अतिथि का पर्यायवाची पूछ रहा है। अमृत फल होगा कि उन्नयन होगा कि आगंतुक होगा कि आजन्म होगा। तो अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि न हो उसी को आगंतुक भी कहा जाता है। ठीक। अब देखा जाए आजन्म शब्द में समास है। समास से समझ, दूसरा प्रश्न है ना, ये समास से भी प्रश्न आ रहा है। देखिए तो किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना है। ये नहीं कि साहित्य पढ़ रहे हैं बस और व्याकरण एकदम छोड़े हुए हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कि जितना साहित्य में भी ध्यान देना है, लेकिन व्याकरण उसके साथ एकदम और एकदम क्लियर रखना है, तभी सब सही हो पाएगा। तो समास देखिए यहाँ पे पूछ रहा है। आजन्म शब्द में समास है, बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है। तो जिसमें शुरू में प्रथम पद है होता है ना, उत्तर पद, तो प्रथम पद में अव्ययी भाव का मतलब कि वो उपसर्ग लगा रहता है, तो उसका अव्ययी भाव कहा जाता है। ठीक। और प्रथम पद प्रधान भी रहता है इसका। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये तो बहुव्रीहि हो गया। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास के बारे में बता रहा है। जब समस्त शब्द के एक से अधिक पद समान रूप से प्रधान होते हैं तब द्वंद्व समास होता है। तो दोनों पद प्रधान रहेगा तो द्वंद्व या उभय पद, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जब शब्द समस्त होने पर अवयवों की भांति प्रयुक्त होते हैं, ये देखिए यही ध्यान देना। जब समस्त
शब्द समस्त होने पर अव्ययों की भांति भांति प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जब समस्त शब्द के दोनों पदों में से एक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, अथवा एक उपमा तथा दूसरा उपमेय होता है, तब कर्मधारय समास होता है। ठीक। तो अव्ययी भाव में ध्यान देना है कि उपसर्ग लगा रहता है। अब देखिए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है इतना कि दिमाग हिल जाएगा इसमें, जो ध्यान नहीं देगा उसका। देखिए, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, किसी भी संज्ञा की भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है तो राष्ट्रीय होगा कि राष्ट्रीय होगा कि सौराष्ट्र होगा कि राष्ट्रीयता होगा। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता होगी। ठीक। और राष्ट्रीय जो है विशेषण हो जाता है, ये ध्यान देना है कि राष्ट्रीय विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो पक्षी का विशेषता पूछा, वही राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहे हैं ना, तो वो विशेषण हो गया राष्ट्रीय यहाँ पे, और राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक। अब देखिए, राम शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है, तो राम शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या है, रामो होगा कि रामस्य होगा कि रामे होगा कि रामेस्य होगा। तो रामस्य रामाय रामानाम होता है ना, तो ये रामस्य हो जाएगा। देखिए, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान काल दे दिया है, इसलिए कि लट लकार जिसको नहीं पता रहेगा तो वर्तमान काल में यहीं पे फंस जाएगा कि क्या होता है वर्तमान काल, लट लकार होता है कि लिट होता है कि लोट होता है। तो पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो ठीक, पठती पठता पठंती, पटसी पठता पठा था, तो ये पटसी जो है ये होगा। ठीक। पट धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है, तो पटसी होगा। अब 32 नंबर हो गया। अब ये देखा जाए आगे 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न मिसिंग है क्या, 32 के बाद मिसिंग लग रहा है 32 के बाद। तो आज तक यहीं तक देखा जाएगा। ठीक, 32 तक, उसके बाद कल इसके बाद देखा जाएगा। ठीक, आज तक 32 तक ही देखा जाएगा आज भर, उसके बाद कल इसके बाद 33 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।